Good morning, all of you. In today's part, we will discuss in detail about the column chromatography. In the previous two lectures, we have given the introductory lecture about the principle of the chromatography, followed by the different factors affecting the chromatography techniques, and the full detail about the paper and the thin layer chromatography. Now we will proceed towards the next chromatography, that is the column chromatography. Now what is the column chromatography? कॉलम क्रोमेटोग्राफी की भी डेफिनेशन बिल्कुल बेसिक वही रहेगी क्रोमेटोग्राफी की जैसी ही, क्योंकि ये टाइप है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, सिंपल क्रोमेटोग्राफी की, और इसके अंदर भी बेसिक चीजें वही रहने वाली। क्रोमेटोग्राफी का बेस जरूर ध्यान रखें। द बेसिक पॉइंट मींस देयर आर ऑलवेज द टू फेज which always act in a counter current mechanism, जिनका मैकेनिज्म काउंटर करंट होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। जो वो दो फेज होते हैं, वन इज द सॉलिड स्टेशनरी फेज। तो इस कॉलम के अंदर सबसे पहले हमारा काम होता है कॉलम प्रिपेयर करना, कॉलम होना। आपको ये जो लंबी सी ट्यूब दिख रही है ब्यूरेट जैसी, दैट इज ए कॉलम, ये कॉलम है। इस कॉलम के अंदर हम कोई सब्सटेंस यूज कैसे करते हैं वो तो अभी हम आपको बताएंगे कुछ देर के बाद। एज्यूम करके चलें कि कॉलम तैयार है, और इस कॉलम जिस भी सब्सटेंस का बनाया हमने, दैट इज द सॉलिड स्टेशनरी फेज, दैट इज द फर्स्ट फेज। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट फेज। जो नेक्स्ट फेज होता है दैट इज द मोबाइल फेज, जो हम ऊपर से डालेंगे। जो हम कहां से डालेंगे? ऊपर से डालेंगे, और वो रन करेगा फ्रॉम द अपवर्ड टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन हम जो मोबाइल फेज ऊपर से डाले उससे पहले हम क्या करते हैं, सैंपल कंपाउंड लेंगे, उसको ऊपर से डालेंगे इस ट्यूब के अंदर। वी विल इंजेक्ट द सैंपल कंपाउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ दैट कॉलम। ऊपर से डालेंगे सॉल्वेंट के अंदर, उसको डिसोल्व करके वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होना चाहिए। तो जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर, कॉलम के अंदर, कॉलम एक स्टेशनरी फेज है, जो क्या करेगा, ऊपर से हम क्या डालेंगे, सैंपल डालेंगे जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट होंगे। दे गेट एडजॉर्ब्ड बाय द that particular column, that get being as adsorbed by the that solid stationary phase, that is the column. उसके बाद क्या होगा, फिर अगली स्टेप में हम ऊपर से डालना शुरू करेंगे मोबाइल फेज। मोबाइल फेज का पर्पस क्या है, उसी टाइप से जो पेपर और टीएलसी में था, जो मोबाइल फेज रन करता था वहां पे फ्रॉम द डाउनवर्ड टू द अपवर्ड डायरेक्शन मींस असेंडिंग फॉर्म में, यहाँ पे मूव करेगा मोबाइल फेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मींस ये डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है। मींस ऊपर से जब डालेंगे ग्रेविटेशनल फैक्टर भी एक्ट करेगा, प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अब काउंटर करंट मैकेनिज्म चला। सबसे पहले सैंपल डाला, तो सैंपल ने क्या किया, आपके जो कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर को एडजॉर्ब कर लिया, एडजॉर्प्शन हुई। जब मोबाइल फेज डालते हैं, मोबाइल फेज इस नेचर का लेना है कि वो डिजॉर्प्शन करवा दे, डिजॉर्प्शन करवाए। तो डिजॉर्प्शन जब होगी तो आपके डिफरेंट कंपोनेंटों की डिजॉर्प्शन अलग अलग टाइम पे होगी, बिकॉज द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर गेट एडजॉर्ब्ड विद द डिफरेंट स्ट्रेंथ, विद द डिफरेंट पावर, विद द डिफरेंट बॉन्डिंग ऑन द सॉलिड स्टेशनरी फेज। फिर उसके बाद क्या होगा, द कंपोनेंट ऑफ द सैंपल, द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर विच गेट एडजॉर्ब्ड वीकली ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्टेशनरी फेज विल मूव फर्स्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सबसे पहले चलेगा। उसके बाद followed by the next component which is slightly strongly adsorbed and followed by the next component which is slightly much more adsorbed। तो इस टाइप से आपके डिफरेंट कंपोनेंट को हम सेपरेट कर पाते हैं। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन क्या बनी, इट इज एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी which involves the separation of the component of the mixture, किसके ऊपर, ओवर द कॉलम, ओवर द column of adsorbent packed in a glass tube that is called as the chromatography column, जिसे chromatography column कहते हैं। लेकिन सेपरेट कैसे हुआ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मोबाइल फेज। और वो मोबाइल फेज जो है वो प्योर सॉल्वेंट भी हो सकता है और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है। जैसे हमने लास्ट टाइम पे लिमिटेशन बताई थी कि एक टाइम के ऊपर हम एक ही फेज यूज कर सकते हैं, एक ही मोबाइल फेज को एक टाइम पे हम यूज कर सकते हैं। आपकी पेपर और टीएलसी में यहाँ पे हम पहले एक मोबाइल फेज ऊपर से डाल देंगे, फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारी जो प्रोसेस है सेपरेशन हो नहीं पाई, उसके तुरंत बाद हम दूसरा मोबाइल फेज साइमल्टेनियसली ऊपर से डाल सकते हैं। लेकिन वहां पे तो क्या करना था हमें, पेपर और टीएलसी में अगर मोबाइल फेज हमें चेंज करना पड़ता तो हम अलग कंटेनर ही लेते, उस मोबाइल फेज को रिमूव करते, पेपर स्ट्रिप को दोबारा से हम वो काम करते, नया मोबाइल फेज लेते, दोबारा से रिपीट करते उस एक्सपेरिमेंट को। यहाँ पे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। एक मोबाइल फेज आपने डाला, उससे कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर सेपरेट नहीं हुए, आप मोबाइल फेज को चेंज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। सो दैट इज द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन हुई। ये एक एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, क्योंकि इसमें जो आपका स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड है। पेपर के अंदर क्या था, वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी थी, वो आपकी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी थी।
आपकी जो टीएलसी थी वो एक एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी थी। सिमिलरली कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी आपकी एक एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी विच इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द mixture means separation of the component of the mixture over the column of the adsorbent over the stationary phase over the solid stationary phase which is packed in the column under the influence of the mobile phase, and that mobile phase may be the pure solvent, may be the mixture of solvent, is called as the column chromatography। जैसे आपको डायग्राम में देखो दिख भी रहा है यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं बोलो इस डायग्राम के अंदर, अब देखो ध्यान से, राइट वाले में हमने सैंपल डाला, डालने के बाद एडजॉर्प्शन के बाद ये डिजॉर्प्शन हुई। देखो अलग अलग कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ द सैंपल मोस्ट स्ट्रांगली एडजॉर्ब सबसे ऊपर रहा, लीस्ट स्ट्रांगली एडजॉर्ब वो सबसे फास्ट मूव करके नीचे तक पहुंच गया। तो इस टाइप से आपके कॉलम क्रोमेटोग्राफी को हम टैकल कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसीजर क्या है, उसमें किया कैसे जाता है, कॉलम कैसे प्रिपेयर किया जाता है। कॉलम प्रिपेयर करने से पहले हमें स्लरी प्रिपेयर करनी पड़ती है। स्लरी आपको ध्यान होगा, स्लरी हमने पेपर और टीएलसी में से किस में यूज की थी, टीएलसी के अंदर। हमारे पास जो ग्लास प्लेट थी स्पेसिफिक साइज की, उसके ऊपर हमने स्लरी बना के उसको स्लैंटिंग फॉर्म के अंदर, उसके ऊपर हमने क्या डाली थी बोलो, उसके ऊपर स्लरी डाली थी, एक थिन लेयर बनाई थी हमने। स्लरी किस चीज की बनाई, सिमिलरली सेम प्रोसीजर होगा स्लरी बनाने का। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे प्रिपेयर स्लरी यूजिंग द सिलिका जेल और द एल्यूमिना। ये सिलिका जेल का देखो बॉक्स है, इसके ऊपर सिलिका जेल देखो लिखा हुआ है फॉर द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और द कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दोनों के अंदर इसको यूज किया जाता है। नाउ टेक द स्मॉल अमाउंट ऑफ द सिलिका जेल यूजिंग द स्पैचुला इन द बीकर। नाउ डिसॉल्व इट या एड द स्मॉल अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इन इट and stir it continuously with the help of the stirrer or the glass rod to make the slurry। और इस टाइप से स्लरी आपकी क्या हो जाएगी बोलो, तैयार हो जाएगी। जैसे आपको कंटेनर के अंदर हमने देखा, बॉक्स में हमने क्या ले रखा था बोलो, यहाँ पे अपने ये बॉक्स है आपका, बॉक्स के अंदर देखो हमने स्पैचुला से सिलिका जेल को लिया, उसको बीकर के अंदर डाला, उसके बाद देखो स्लोली हमने सॉल्वेंट ऐड किया, फिर स्टिर कर रहे हैं हम उसको ग्लास रोड की हेल्प से, और इस टाइप से स्लरी होगी तैयार। स्लरी तैयार होने के बाद अब स्लरी का क्या करें, आप ध्यान से देखना। ये हमारे पास एक ट्यूब है, क्रोमेटोग्राफी के लिए ट्यूब है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए हमने ट्यूब ली। इस ट्यूब के अंदर हम क्या करें, इस ट्यूब के अंदर हम सबसे पहले क्या कर लगाते हैं बोलो, सबसे नीचे जो ये ट्यूब है आपकी, बोलो इसमें क्या करेंगे, ये क्रोमेटोग्राफी कॉलम की ट्यूब होती है। देखो सबसे पहले हमने इसमें कॉटन लगाई, गिलास वूल लगाई, गिलास वूल, उसके ऊपर देखो सैंड की लेयर बना दी, ध्यान से देखें। सैंड की लेयर बनाने के बाद फिर इसमें क्या किया, जो स्लरी बनाई थी, अब देखना ध्यान से, अब हम इसमें देखो क्या डालने वाले हैं, अब इसमें डालेंगे हम स्लरी। क्या डालेंगे इसके बाद, स्लरी। तो सबसे पहले नीचे क्या लिया, देखो ये स्लरी हमने डाल दी, जो हमने अलग कलर से जानबूझ के दिखाई, ये ऐसी कलर्ड नहीं होती। फिर उसके बाद दोबारा से हमने क्या डाल दिया, ऊपर सैंड की लेयर, उसके बाद दोबारा से गिलास वूल की लेयर लगा देंगे इसके ऊपर, और इस टाइप से ये पैक हो जाएगा आपका कॉलम। और जो सॉल्वेंट है लगातार फ्लोट करता रहना चाहिए इस कॉलम के ऊपर, आपको ड्राई नहीं रखना, ये जरूर ध्यान रखें। द सॉल्वेंट मस्ट ऑलवेज बी फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ दैट कॉलम ऑलवेज। आज आपने कॉलम तैयार कर लिया तो आप इस टाइप से घर पे जाएंगे कि इसके ऊपर सॉल्वेंट फ्लोट करता रहना चाहिए। आप उसको ड्राइड फॉर्म में छोड़ के नहीं जाएंगे, अगले दिन आएंगे तो आपको इसमें क्रैकिंग दिखाई दे जाएंगी, और जो क्रैक्ड कॉलम होगा वो आपका डिस्ट्रॉय हो चुका है, आप उसको यूज नहीं कर सकते फॉर द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो ये प्रिकॉशन आपको रखनी होगी। तो मीन्स क्रोमेटोग्राफी का जो कॉलम होता है, ये ग्लास ट्यूब है, ये ब्यूरेट जैसी होती है दिखने में, इसका डायमीटर 5 मिलीमीटर टू 50 मिलीमीटर के बीच में होता है, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर से ले 1 मीटर के बीच में हो सकती है, और इसके बॉटम के ऊपर एक स्टॉप कॉर्क लगा हुआ होता है एट द बॉटम, और वो स्टॉप कॉर्क को आप ओपन क्लोज आप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द कंपाउंड टू बी सेपरेटेड, अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट। जो हमें सॉल्वेंट जो इसमें से निकालना है बाहर, उसका फ्लो कैसा रखना है, सॉल्वेंट जल्दी जल्दी निकले, फास्ट निकले, तो हमें स्पीड ना तो उसकी फास्ट रखनी ना स्लो रखनी, तो वो हम स्टॉप कॉर्क की हेल्प से हम उस चीज को सेट कर लेते हैं। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कॉलम को पैक कैसे किया जाता, अभी हमने साइड में आपको पैक भी करके दिखाया था, आप दोबारा भी देखते रहेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोज द स्टॉप कॉर्क ऑफ द कॉलम। जो कॉलम है इसका स्टॉप कॉर्क नीचे से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। नाउ प्लेस द गिलास वूल एट द बॉटम ऑफ द कॉलम। कैसे डालें, लेकिन हमारी उंगली तो फिंगर तो वहां तक नहीं जाएगी, तो अब गिलास वूल लेते हैं। गिलास वूल क्या होती है, जो हमारे पास कांच होता है ना, कांच एक स्पेशल मशीन होती है, स्पेशल मशीन के अंदर जब कांच को डालते हैं तो उसके एक साइड से बिल्कुल फाइन थ्रेड लाइक कांच आपका गिलास बाहर निकलता है, और जो वो लगातार गिरता रहता है आपका थ्रेड लाइक गिलास, जो वो इकट्ठा हो जाता है तो दिखने में ऐसे लगता है जैसे वुल है,
दिखने में क्या लगेगा, जैसे वूल रखी, आप उसमें एकदम हाथ मत मार देना, वो कांच होता है, आपकी उंगली में प्रिक कर जाएगा, फिर आपको पेन होगा उसके अंदर। दिखने में क्या होता है, वो दिखने में आपके वो कॉटन जैसा आपको दिखेगा। होती क्या है, वो गिलास वूल होती है। क्या होती है, गिलास वूल। तो उसको जब भी पकड़े तो कैसे पकड़े, टोम की हेल्प से, ऐसे टोम की हेल्प से, टॉप की हेल्प से पकड़ेंगे, और जो आपका ये कॉलम ट्यूब है इसके टॉप के ऊपर हम डाल देंगे, फिर गिलास रोड की हेल्प से, गिलास रोड की हेल्प से उसको अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे, तो वो बॉटम तक आपकी गिलास वूल पहुंच जाएगी। तो इस चीज की प्रिकॉशन आप जरूर रखेंगे, मैंने आपको बता दिया। तो गिलास वूल को कैसे डालना है, आप पहले टॉप की हेल्प से उसको उठाएंगे, उठा के टॉप के ऊपर रख देंगे, गिलास रोड की हेल्प से उसको प्रेस कर देंगे और बॉटम तक पहुंचा देंगे। उसके बाद आप ये एक यूनिफॉर्म लेयर बन जाएगी। उसके बाद आप सैंड डालेंगे, क्या डालेंगे उसके ऊपर, सैंड। नाउ प्लेस द गिलास वूल एट द बॉटम of that column using the tom and the glass rod, then make a uniform layer of the sand over it। फिर इसके ऊपर ऊपर से आप सैंड डाल देंगे, उसकी यूनिफॉर्म लेयर बना देंगे। उसके बाद जो आपने स्लरी बनाई थी, आप ऊपर से बोलो क्या डालेंगे इसमें, फिर आप डालेंगे ऊपर से इसमें स्लरी। जो कॉलम है, आप इसमें बोलो ऊपर से अब क्या डालना शुरू करेंगे, आप इसमें अब डालेंगे स्लरी। बोलो अब आप इसमें क्या डालेंगे, आपकी स्लरी, स्लरी डालेंगे। और फिर नीचे से थोड़ा टैप भी खोल देंगे, क्योंकि स्लरी आपने किसी सॉल्वेंट में बनाई है, वो सॉल्वेंट नीचे से निकलता चला जाएगा। जो जिस भी चीज की आपने स्लरी बनाई है, जिस कंपाउंड की बनाई है, जैसे सिलिका जेल की, तो सिलिका जेल के पार्टिकल ऐसे सेटल डाउन होने शुरू हो जाएंगे। और इस टाइप से ये एक लेयर बन गई, देखो सिलिका जेल की, देखो यहां से यहां तक। उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा से इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, बोलो सैंड। दोबारा से क्या डालेंगे, सैंड, सैंड की यूनिफॉर्म लेयर। उसके बाद दोबारा से फिर क्या डालेंगे इसके ऊपर, देखो दोबारा से फिर ऊपर, देखो यहाँ पे फिर दोबारा से गिलास वूल रखेंगे। और फिर क्या करेंगे, ऊपर जो आपका सॉल्वेंट था, वो सॉल्वेंट जिसमें आपने स्लरी प्रिपेयर की थी, वो सॉल्वेंट आप ऊपर से डाल देंगे इसमें थोड़ा सा। द सॉल्वेंट मस्ट ऑलवेज बी फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ दैट पैक्ड कॉलम। ये पैक्ड कॉलम जो आपका बन गया, इसके ऊपर सॉल्वेंट आपका फ्लोट करते रहना चाहिए। तो मीन्स हमने क्या बताया, द स्लरी ऑफ द एडजॉर्बेंट इन द लीस्ट पोलर सॉल्वेंट के अंदर हमने प्रिपेयर की, और उसके बाद इट इज poured slowly in the column up to a certain level by avoiding the formation of the air holes in the column। आपके इस कॉलम के अंदर एक चीज का और भी ध्यान रखना है, इसमें कोई भी होल्स ना हो, इसमें कोई भी एयर बबल नहीं आना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल धीरे धीरे आपको स्लरी डालनी है, आपकी यूनिफॉर्म लेयर आपकी सिलिका की बनती चली जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए। उसके बाद नाउ ऐड द स्मॉल अमाउंट ऑफ द सैंड, जैसे मैंने बताया था, सैंड की लेयर बना देंगे एट द टॉप ऑफ द एडजॉर्बेंट, फॉलोड बाय द लेयर ऑफ द ग्लास वूल। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका ये प्रिकॉशन है, द कॉलम शुड नेवर बी ड्राइड, वो कभी भी ड्राइड नहीं होने देना आपको। द सॉल्वेंट शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट, शुड ऑलवेज बी फ्लोट एट द टॉप ऑफ द कॉलम। वो ड्राइड हो गया तो क्रैकिंग आ जाएगी, इसमें क्रैक आ जाएंगी तो कॉलम आपका डिमिनिश हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा आपका। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, नाउ एडिशन ऑफ द सैंपल। ये कॉलम आपका तैयार हो गया। कॉलम तैयार होने के बाद फिर आप क्या करेंगे, बोलो इसके अंदर अब आप डालेंगे ऊपर से सबसे पहले सैंपल। बोलो क्या डालना शुरू करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले सैंपल डालेंगे आप। तो सैंपल जब भी आप इसके अंदर डालेंगे, तो देखो ये कॉलम दोबारा से हम दिखा रहे हैं कैसे हमने तैयार किया था। जैसे ही कॉलम तैयार हो जाएगा, कॉलम तैयार होते ही साथ हम ऊपर से सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर सैंपल। तो जैसे ही हम सैंपल डालेंगे, क्योंकि सॉल्वेंट तो ऊपर से फ्लोट कर रहा था, फिर नीचे से जो टैप है उसको स्लाइटली हम ओपन कर देंगे। तो हमने क्या किया, द मिक्सचर, देखो जैसे दूसरा डायग्राम भी हमने साइमल्टेनियसली साथ के साथ ले लिया है। द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड, दैट इज द सैंपल व्हिच इज prepared in a particular solvent, that is added at the top of the added from the top of the packed column थ्रू आउट द प्रोसेस। पूरे प्रोसेस के दौरान हम उसको ऐड करते हैं। आपने ऊपर से ऐड किया, ऐड करने के बाद देखो ये मूवमेंट देखो होनी स्टार्ट होगी। आप ध्यान से देखिए दोनों के अंदर, दोनों डायग्राम में जैसे जैसे मूवमेंट होगी, देखो डिफरेंट कलर्ड बैंड बन गए, उनकी लगातार मूवमेंट होती रहेगी। नीचे हम अलग अलग कंटेनर, अलग अलग बीकर देखो रखते चले जाएंगे। आप ध्यान से देखो, हमने फर्स्ट बीकर देखो रखा, ये बीकर रखा, देखो उसको हटा दिया बीकर को, फिर दूसरा बीकर रखा, उसमें दूसरा कलर्ड सैंपल आ गया, फिर थर्ड बीकर रखा, एंड सो ऑन। इस टाइप से जो डिफरेंट कंपोनेंट है उनको हम सेपरेट आउट करते रहेंगे। तो नाउ ओपन द स्टॉप कोक। जैसे मैंने क्या बताया, जब आपने ऊपर से सैंपल डाला तो आपने क्या किया, ओपन द स्टॉप कोक।
and it is so adjusted that the solvent comes out drop by drop. solvent आपका drop by drop आना चाहिए। आप देख भी रहे हैं दोनों डायग्राम के अंदर के drop by drop आ रहा है। Now an appropriate eluent is continuously being added to run down the column slowly। आप ऊपर से एक suitable solvent लेके लगातार, देखो हमने दिखा रखा है लेफ्ट वाले डायग्राम में, देखो ऊपर से हम डाल रहे हैं keep adding solvent, लिख रखा है ना हमने, continuously adding solvent, हम लगातार continuously add करते जाएंगे solvent को। और लगातार जब हम देखो, सबसे पहले बोलो क्या लिखा हमने, ये add sample लिखा, उसके बाद आपके कंपोनेंट चले, फिर हमने देखो कीप एडिंग सॉल्वेंट, लगातार सॉल्वेंट ऐड करें, उसके बाद फिर लगातार कंटिन्यूअसली एडिंग सॉल्वेंट, और ऐसे सॉल्वेंट ऐड करते रहेंगे तो नीचे से जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं वो आपके सेपरेट आउट होते रहेंगे। तो आफ्टर द एडिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर यूजफुल इवेंट कंटिन्यूअसली, और वो किस लिए डालते हैं, टू अलाउ टू रन द डिफरेंट कंपोनेंट इन ए कंटिन्यूअस मैनर। जो वीकली एडजॉर्ब है, द कंपोनेंट विच इज वीकली एडजॉर्ब विल मूव फर्स्ट ऑफ ऑल, वो सबसे पहले मूव करेगा, विल कम्स आउट फर्स्ट ऑफ ऑल, वो सबसे पहले बाहर आएगा आपके इलिवेंट के साथ। उसके बाद जैसे ही वो कलर्ड कंपोनेंट बाहर आ जाए, अगर जितने भी कंपोनेंट सारे कलर्ड है तो हमें दिखे भी गए, विजुअलाइज भी हो जाएंगे, तो अगर विजुअलाइज हो जाए तो हम उनको अलग अलग कंटेनर के अंदर सेपरेट आउट करते रहेंगे। तो जो मोस्ट रिएडली एडजॉर्ब्ड कंपोनेंट है वो रिटेन्ड रहेगा, उसमें चिपका रहेगा, वो सबसे स्लो चलेगा, और जो आपका वीकली एडजॉर्ब था वो सबसे पहले बॉटम के अंदर आपका बाहर आ जाएगा इवेंट के साथ। लेकिन प्रिकॉशन देखो अब हमें क्या करनी है, प्रिकॉशन हमें ये रखनी होती है जो हमने कुछ बातें बताई थी, कॉलम को ड्राई नहीं होने देना, धीरे धीरे डालना है, यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप ही आपका इवेंट नीचे आना चाहिए, मोबाइल फेज ड्रॉप बाय ड्रॉप ही नीचे से आना चाहिए, मोबाइल फेज को प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। तो मोबाइल फेज मस्ट हैव द प्रॉपर टाइम टू स्टे इन द स्टेशनरी फेज, ताकि वो डिजॉर्प्शन प्रोसेस को प्रॉपरली करवा दे। अगर आपने नीचे से फास्ट खोल दिया, मोबाइल फेज ऊपर से डाला, नीचे से फास्ट निकल गया एकदम, तो उसके मोबाइल फेज को प्रॉपर टाइम ही नहीं मिला टू इंटरेक्ट विद द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सैंपल विच आर बीइंग एडजॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड स्टेशनरी फेज। जो सॉलिड स्टेशनरी फेज के ऊपर जो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सैंपल जो चिपके हुए थे, जो एडजॉर्ब थे, उनके साथ इंटरेक्ट करने का प्रॉपर टाइम आपके मोबाइल फेज के पास होना चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली उनके साथ इंटरेक्ट करे, उनको डिजॉर्ब करवाए, उनको अपने साथ लेके चले। अगर आपने फास्ट नीचे से कॉलम को खोल दिया, स्टॉप कोक को फास्ट खोल दिया, जल्दी जल्दी आपने निकलवा दिया, तो प्रॉपर टाइम ही नहीं मिलेगा आपके, और इससे वेस्टेज भी होगा आपके मोबाइल फेज का। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज ध्यान रखने की, कई बार क्या होता है कि जो हो सकता है कि हमने क्रोमेटोग्राफी जब की, हमारे पास जो कंपोनेंट है वो आपके कलरलेस थे, आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन भी आएगी, हम रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन के दौरान हमारे पास कोई मिक्सचर है, उसमें कोई कंपोनेंट है लेकिन वो कलरलेस है, तो हम क्या करें, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे लिए वो प्रोसेस और ज्यादा हेक्टिक हो जाएगी और ज्यादा टीडीएस वर्क हो जाएगा। टीडीएस क्यों, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले काफी सारी टीएलसी प्लेट या पेपर स्ट्रिप पहले साइड बाय साइड हमारे पास रखनी पड़ेगी, एक क्रोमेटोग्राफिक कॉलम अलग से साथ के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास नीचे कंपोनेंट आ रहे हैं वो तो आपके कैसे हैं, वो हमें दिख ही नहीं रहे, विजिबल नहीं है, कलरलेस है वो तो हम कैसे करें। तो जैसे ही आप ऊपर से इवेंट डालना शुरू करते हैं, तो आफ्टर द रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम हम क्या करेंगे, जो भी नीचे से आपका इवेंट आए, आप कंटिन्यूअसली उसमें कैपिलरी ट्यूब डिप करेंगे, और टीएलसी या पेपर कंटिन्यूअसली आपको साइड बाय साइड करनी पड़ेगी। पेपर और टीएलसी आप साइड बाय साइड करेंगे, प्लस फिर विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करेंगे। ये मींस टीएलसी या पेपर के ऊपर हमने बताया था ना विजुअलाइजिंग मेथड होते हैं, मींस यूवी लाइट को आप पास करके देख सकते हैं, सुटेबल रिएजेंट का स्प्रेइंग उसके ऊपर कर सकते हैं, आयोडीन चेंबर में उसको रख सकते हैं, ताकि कलरलेस स्पॉट क्या हो जाए, कलर्ड हो जाए। फिर हमें पता चलेगा कि हाँ, आपके नीचे से जो कॉलम है उसके नीचे से कोई कंपोनेंट आना शुरू हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे कंपोनेंट कलरलेस हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ टीएलसी करनी ही पड़ेगी, फॉलोड बाय द विजुअलाइजिंग टेक्निक। तो टीएलसी के अंदर कोई स्पॉट आना शुरू हो गया, इट मींस कोई कंपोनेंट आना स्टार्ट हो गया। कुछ देर के बाद लगातार टीएलसी करें, फिर देखा आपको स्पॉट आना बंद हो गया, इट मींस पहला कंपोनेंट कंप्लीटली वॉश आउट हो चुका है, कंप्लीटली सेपरेट आउट हो चुका है। फिर कुछ देर के बाद कोई स्पॉट नहीं आएगा, फिर देखा दोबारा से स्पॉट आना शुरू हो गया टीएलसी में, कि जो कॉलम के अंदर से नीचे से जो लगातार इवेंट निकलता रहेगा, लगातार जो सॉल्वेंट निकलता रहेगा, अगर वो कलरलेस है तो उस कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर से आपको लगातार टीएलसी या पेपर करनी जरूरी है। टीएलसी और पेपर करेंगे और फॉलोड बाय विजुअलाइजिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे आपके टीएलसी या पेपर के ऊपर कलरलेस स्पॉट को देखने के लिए। तो ये हमारे लिए थोड़ा टीडियस और हेक्टिक वर्क बन जाता है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें।
कि अकेला जरूरी नहीं कि हमेशा अकेली आप कॉलम ही करेंगे। कॉलम सिर्फ कब कर सकते हैं, इफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, इफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर कलर्ड वन, सारे कलर्ड हैं तो आपके लिए अच्छा है, आपको सीधे कलर्ड कंपोनेंट दिखते रहेंगे, कलर्ड सॉल्यूशन आता रहेगा अलग अलग कलर का, कभी आ रहा है रेड कलर का, कभी येलो कलर का, कभी आपके ब्लू कलर का, एंड सो ऑन। डिफरेंट कलर के सॉल्यूशन देखो धीरे धीरे आते रहेंगे। जैसे आपको दोनों डायग्राम के अंदर अंडर मूवमेंट आपको सारे कलर दिख भी रहे हैं। पहले देखो येलो कलर का आया, फिर देखो लेफ्ट वाले में रेड कलर का आ गया, फिर उसके बाद देखिए लास्ट में आपके वायलेट या ब्लू कलर का आ गया। ऐसे ही राइट वाले डायग्राम में भी देखो 3 कंटेनर थे अलग अलग कलर के। तो मींस दो एक्सपेरिमेंट लगातार आपके सामने हमने शो कर रखे हैं कि ताकि आप अच्छे से उस चीज को समझ पाए, विजुअलाइज कर पाए, कैसे प्रोसेस चलती है उसको आप देख पाए। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि देखो ये हमने दिखा रखा है कि देखो एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन को होते हुए, मान लीजिए हमारे पास दो ही कंपोनेंट थे, ग्रीन कलर का एक रेड कलर का। आप ध्यान से देखो ये कॉलम दिखा रखा है हमने, कॉलम के अंदर हमने क्या दिखा रखा है, ध्यान से देखो। देखो ये जो ग्रीन कलर के कंपोनेंट है दे आर स्ट्रांगली एडजॉर्ब्ड। देखो ये जो मूवमेंट तो दोनों की हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो धीरे धीरे चल रहे हैं बोलो कौन, ग्रीन कलर के कंपोनेंट। रेड कलर के जल्दी जल्दी नीचे वॉश आउट हो जाएंगे। तो यहां से हम क्या शो किया हमने इस डायग्राम के अंदर कि जो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर होते हैं वो इक्वली एडजॉर्ब नहीं होते। अगर इक्वली एडजॉर्ब हो जाते तो क्या हम इस टेक्निक को यूजफुल मानते? नहीं, क्योंकि जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं दे गेट एडजॉर्ब टू द डिफरेंट लेवल, टू द डिफरेंट स्ट्रेंथ लेवल। आपके कोई वीकली एडजॉर्ब होता है, कोई स्ट्रांगली। जैसे इस डायग्राम में बताओ कौन हो रहा है स्ट्रांगली एडजॉर्ब? स्ट्रांगली एडजॉर्ब हो रहा है ग्रीन कंपोनेंट के पार्टिकल्स, और वीकली एडजॉर्ब कौन है? रेड कलर के पार्टिकल। तो रेड कलर का पार्टिकल कैसे ट्रेवल कर रहा है? दैट ट्रेवल्स फास्टर। और जो आपके रेड कलर का ग्रीन कलर का पार्टिकल वो कैसे ट्रेवल कर रहा है? दैट इज ट्रेवलिंग वेरी स्लो। तो इसलिए हम कंपोनेंटों को अलग अलग टाइम इंटरवल के बाद इनको सेपरेट आउट नीचे से करते रहेंगे, और ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक हमारी बन जाती है। दैट इज द सेपरेशन टेक्निक, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन टेक्निक। इसके बाद आप देखें, फिर हम देखो क्या करते हैं जो अभी मैंने बताया। तो अगर जो कंपोनेंट है, अगर आपको ये दिखे जो मूवमेंट ऑफ द कंपोनेंट है वो स्लो स्लो चल रही है, ऐसा भी हो जाता आपने देखा कि कंपोनेंट मूव ही नहीं कर पा रहे, तो जैसे हमने पेपर टीएलसी में बताया था, नाउ वी हैव द रिक्वायरमेंट टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द मोबाइल फेज। टीएलसी पेपर में हमने बताया था ना कि एक्सपेरिमेंट आप दोबारा करते हैं, दोबारा से मोबाइल फेज लेते हैं, उसकी पोलैरिटी इंक्रीज कर देते हैं, कि जो स्पॉटिंग हमने की थी पेपर टीएलसी में वो मूव ही नहीं किया, तो पोलैरिटी क्या करते थे? इंक्रीज कर देते थे, या इतने ज्यादा मूव कर गए सॉल्वेंट फ्रंट के पास ही पहुंच गए थे बिल्कुल ऊपर पेपर टीएलसी में, तो हम क्या करते थे? पोलैरिटी डिक्रीज कर देते थे आइडियल आरएफ वैल्यू लाने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी हैव द रिक्वायरमेंट टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इफ द मूवमेंट ऑफ द कंपोनेंट इज वेरी स्लो। अगर मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट आपको बहुत स्लो दिखे तो हमें इमीडिएटली वी हैव द रिक्वायरमेंट टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, ताकि कंपोनेंटों की मूवमेंट हो जाए। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको ये बता भी दिया अभी, इफ द कंपोनेंट आर कलरलेस देन कैरी आउट द टीएलसी और द पेपर फॉर द सॉल्यूशन व्हिच इज कमिंग आउट एट द बॉटम ऑफ द कॉलम टू चेक वेदर द कंपाउंड इज कम्स आउट और नॉट। मींस जो कंपोनेंट हैं आपके मिक्सचर के वो आने शुरू भी हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। अगर वो कलरलेस हैं तो उसका पता लगाने के लिए साथ के साथ हमें टीएलसी करनी ही पड़ती है। और जो ये डिफरेंट कंपोनेंट है सेपरेट क्यों हो पाए, अभी हमने आपको स्लाइड दिखाई थी, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, वो किस पावर से एडजॉर्ब हो चुके हैं सॉलिड स्टेशनरी फेज के ऊपर, उसी के बेसिस के ऊपर तो उनकी सेपरेशन होगी। वीकली एडजॉर्ब सबसे पहले बाहर आएगा, स्ट्रांगली एडजॉर्ब उसके बाद बाहर आएगा। तो एडवांटेज क्या है आखिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी की ओवर द टीएलसी और द पेपर? मेन एडवांटेज तो देखो इसकी यही है। देखो पहले तो हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं जो आपके पेपर टीएलसी के भी थे, और वही मेन एडवांटेज आपकी कॉलम की भी है। कॉमन एडवांटेजेस क्या है? कॉमन तो यही है कि द कॉलम क्रोमेटोग्राफी कैन आल्सो बी यूज्ड टू चेक द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड। मींस कहने का मतलब क्या है, अगर इसमें अगर कोई कलर्ड कंपाउंड कंपोनेंट है तो एक ही कलर्ड बैंड बने, कॉलम के अंदर एक ही कलर्ड बैंड बने, तो कंपोनेंट क्या है आपका? प्योर है। अगर मैनी कलर्ड बैंड दिखाई दे तो इट मींस जो आपका सैंपल था वो आपका प्योर नहीं है, कंपाउंड जो है वो प्योर नहीं है, उसके अंदर इंप्योरिटी थी। तो आमतौर पे तो जब प्यूरिटी, सिंपल प्यूरिटी को चेक करना हो तो हम कभी भी कॉलम को यूज नहीं करेंगे। आप इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि हमें सिर्फ प्यूरिटी ही तो चेक करनी है, हमें सेपरेशन थोड़ी ना करनी है। हमें सेपरेशन करनी हो, लार्ज स्केल पे करनी हो, तभी हम कॉलम को यूज करेंगे। प्योरिटी को चेक करने के लिए ऑलवेज फॉलो द टीएलसी, टीएलसी को यूज करें, पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज करें, कॉलम को यूज आप नहीं करें। हाँ कर जरूर सकते हैं इससे, ऐसी बात नहीं कि इससे हम चेक नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टीडीएस वर्क होगा। और जो पेपर और जो टीएलसी वो थोड़े इजीली हम उसको हैंडल कर सकते हैं।
नेक्स्ट, जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट, ये जरूर करेंगे टू ए लार्ज स्केल। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी को जितने भी सैंपल के अंदर जितने कंपोनेंट है उनको सेपरेट आउट करने के लिए टू ए लार्ज स्केल हम इसको यूज कर सकते हैं। इससे हम नंबर ऑफ कंपोनेंट का भी पता चलेगा और उन कंपोनेंट को फिर हम सेपरेट भी कर पाएंगे। इससे हम ये भी पता लगा लेंगे साथ के साथ कि वेदर द रिएक्शन गेट स्टार्टेड और नॉट, मींस वी कैन डिटरमाइन, वी कैन चेक द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन हुई भी है या नहीं। जैसे हमने आपको बताया था पहले पेपर और टीएलसी में, वैसा यहाँ पे किया जाता। अब हम लास्ट में देखने वाले हैं अब एडवांटेज क्या है कॉलम क्रोमेटोग्राफी की ओवर द टीएलसी और द पेपर। जैसे मैंने बताया कि पेपर और टीएलसी में तो क्या होता है, स्पॉट आते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में आप क्या करते हैं, उस पेपर की स्ट्रिप को फाड़ लेते हैं, छोटा सा स्पॉट ही तो आता है। यानी आप स्मॉल स्केल पे ही उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर लार्ज स्केल के ऊपर आपको सेपरेशन करनी है तो आप क्या करें, यू विल यूज द टेक्निक दैट इज द कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड नॉट द टीएलसी और द पेपर। तो क्या करते हैं कि लार्ज स्केल के लिए आप किसको यूज करते हैं, आप यूज करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी को। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर मोर देन 100 मिलीग्राम। अगर हमारे पास है तो हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को ही प्रेफर करते हैं, तो क्योंकि ये मोर एडवांटेज है इसकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी की ओवर द पेपर और द टीएलसी। एक एडवांटेज क्या थी, देखो जो मैंने बताया था कि आपने एक मोबाइल फेज ऊपर से डाल दिया, आपने देखा कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर वो सेपरेट आउट नहीं हो पा रहे, वो इंटरमिंगल्ड ही है अभी तक। उसके जो बैंड बने हुए हैं यहाँ पे कॉलम के अंदर वो बिल्कुल साथ साथ बन गए, सेपरेट आउट ही नहीं हो रहे, या मूवमेंट ही नहीं हो रही, बैंड ऊपर ही रुके हुए हैं काफी देर से। फिर हम पोलरिटी ऑफ द सोलवेंट को चेंज करते हैं, हम मोर पोलर सोलवेंट ऊपर से डालते हैं। एक सोलवेंट डाला, एक मोबाइल फेज डाला, ऊपर से दूसरा मोबाइल फेज डालना स्टार्ट कर देंगे, साथ ही साथ हम डालना स्टार्ट कर सकते हैं, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मींस मोर देन वन मोबाइल फेज कैन बी यूज्ड। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो ये था कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर के कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉलम कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसको हैंडल कैसे किया जाता है, और इसकी कुछ कॉमन एडवांटेजेस थी जो पेपर टीएलसी जैसी थी। साथ के साथ हमने देखा लार्ज स्केल के ऊपर जब भी यूज करना हो जिस टेक्निक को, तो आप कॉलम ही यूज करते, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और जब हमें प्योरिटी चेक करनी हो तो हम पेपर और टीएलसी यूज करेंगे, आमतौर पर हम टीएलसी यूज कर लेते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू।